कैसे हो? आवाज आ रही है बेटा? शाह आवाज आ रही है बेटा? जतिन, गौरव, रोहित आवाज आ रही है बेटा? आ रही है क्या? चलो बेटा, चलो चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें अपन ने बात की थी जो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स और उनकी प्रॉपर्टी अपने डिस्कस की थी। तो मैंने कहा था इनके बेसिस पे हमसे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछ सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने पढ़े थे बच्चों, सभी उसमें काम आए थे। ओके, लास्ट लेक्चर जो जहां तक जो हुआ था बेटा वो जाके रिवाइज किया था क्या? ठीक है, आज क्लास के बाद जाते हुए गोपी जी से क्वेश्चन बैंक ले जाना और जहां तक हुआ बेटा वो क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करते रहना। ओके, आप सोचोगे 400 500 क्वेश्चंस मैं एक साथ सोल्व कर लूंगा, एक साथ नहीं होगा, सीखना होता है चैप्टर के साथ साथ। ओके, और जैसे जो डाउट्स आए क्लास के बाद, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है तो वो वैसे कॉल मैसेज करके डाउट डिस्कस कर सकता है, जो बच्चा ऑफलाइन क्लास अटेंड करा वो वैसे क्लास के बाद 5-10 मिनट रुक के अपने डाउट डिस्कस करके जा सकता है। बेटा बात समझ में आ गई? नहीं, साथ साथ आपको डाउट सोल्व करने बेटा, क्वेश्चन सोल्व करने, ताकि कल जो मैंने पढ़ा था इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पार्ट्स में कोई काम करोगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है, ना कि एक साथ करके फॉर्मेलिटी करना। आ गया समझ में? बस पार्ट्स में पढ़ते रहो कि ये पढ़ा था इसके क्वेश्चंस ये हो गए, ये पढ़ा इसके क्वेश्चंस ये हो गए। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होता है उस दिन पूरा जो कॉपी और रजिस्टर होता है बेटा वो पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर दो, ताकि कनेक्टिविटी बन जाती है, पूरे चैप्टर में क्या क्या है दिमाग में एक साथ सेट हो जाता है। क्लियर? फिर जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं हुए थे उन क्वेश्चंस को एक बार वापस करके देख लो, जो आपके लगे टिपिकल क्वेश्चंस थे वो मेरे आंसर नहीं आए थे, वो आंसर आते हैं नहीं आते, और साथ साथ डाउट जरूर डिस्कस करते रहना। ठीक है बेटा, क्लास के टाइम जाते हुए ऑफिस से क्वेश्चन बैंक लेके जाना। ठीक है, अभी करवा लेना जेरोक्स, ठीक है, बच्चों को दे देना। चलो बेटा, अपने लास्ट लेक्चर में अलग अलग टाइप की यूनिट सेल के बारे में तो हमने बात की थी, आज बात करते हैं बेटा उसके आगे एचसीपी के बारे में। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग लिखते हैं एचसीपी। एचसीपी इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी लिख लिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों देखो, पहले की यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है बेटा, समझना इस बात को। एक्चुअल में इसको अलग से पढ़ने का पर्पस क्या होता है, पीछे जो हमने अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ी थी बेटा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये बताओ, डिफरेंस बता सकते हो क्या? क्या बेटा, क्या डिफरेंस है इसमें? पीछे की यूनिट सेल से इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। उसमें बार बार सभी में नाम आ रहा था, देखो एचसीसी सिंपल क्यूबिक सेल, यस और नो। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका मतलब पीछे की जो यूनिट सेल थी वो सभी कैसी थी बेटा? क्यूब की फॉर्म में थी, क्यूबिक थी बेटा। आ गया समझ में? लेकिन ये कैसी है? हेक्सागोनल। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्यूब की फॉर्म में ना होकर कैसी होगी बच्चों? हेक्सागोनल होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या नाम आया? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग यानी इसमें एटम की पैकिंग क्या होती है? बहुत ही अच्छे से पैकिंग होती है। ओके, इस वजह से अच्छे से अगर बेटर पैकिंग हो उसके लिए क्लोज पैकिंग नाम लिया जाता है बेटा। आ गया समझ में? बोलते हैं ना अपन किसी से, मान लो अपन किसी से रिलेशन बहुत अच्छा, अपन बोलते हैं ना इनके मेरे बहुत क्लोज रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है, बोलते हैं ना बेटा, वही बात है। क्लोज का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बेटर तरीके से। ठीक है, क्लोज पैकिंग की बात करें मतलब क्या हो गया? पैकिंग बहुत बेटर होना, अच्छे तरीके से होना। क्लियर है? कैसे होगी वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पहला स्टेटमेंट तो हम क्या बोल सकते हैं एचसीपी के बारे में? The structure of HCP unit cell is like hexagonal lattice. Yes or no? इसमें जो यूनिट सेल होगी वो क्यूब की फॉर्म में ना होकर कैसे होती है बेटा? हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। क्लियर है? ठीक है। और HCP यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो अपने कहा हेक्सागोनल लैटिस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एटम कहाँ होते हैं? इसमें जो हेक्सागोनल मैंने बोला है बच्चों, हेक्सागोनल की कई सारी लेयर्स होगी, तो क्या होगा? उसके कॉर्नर पर, हेक्सागोनल के फेस सेंटर पर, और जो कई दो लेयर के बीच का जो पार्ट होता है उसे बॉडी सेंटर बोलेंगे, उस पर भी एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, कैसे होते हैं बेटा अपन वन बाय वन देखते हैं। दो स्टेटमेंट लिखो। सबसे पहले लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, 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 द स्ट्रक्चर ऑफ एचसीपी यूनिट सेल is like hexagonal lattice. The structure of HCP unit cell is like hexagonal lattice. The structure of HCP unit cell is like hexagonal lattice. लिख लिए?
ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा। इन एचसीपी एटम्स आर प्रेजेंट, टाइम से आया करो। जो बच्चा दूर रहता है साइकिल यूज करे बेटा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है ना। पैदल आना, ऑटो में चक्कर काटना, अपना टाइम, अपनी हेल्थ और पैसा ये सब वेस्ट मत करो, ठीक है। ऑटो के चक्कर में रहोगे कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा साइकिल ध्यान दो बेटा। साइकिल सबसे बेस्ट मेथड है आपके लिए बेटा, आपकी लाइफ में, क्योंकि वही बात है, बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए आपके पास बहुत ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन साइकिल का यही फेज है। हमको साइकिल चलाने को बहुत मन करता है लेकिन चला नहीं सकते, ये देखो साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है। वही बात है, ये जो फेज है इसका एंजॉय करो, ये टाइम जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। 20 तक का जो तुम्हारा एज है वो तुम्हारी लाइफ है, 20 के बाद की बोझ होती है जिंदगी, खाली फॉर्मेलिटी होती है, फैमिली के लिए ये करना वो करना, तुम चाह के खुद की खुशी के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। मेरा खेलने का मन कर रहा है, खेल नहीं पाओगे, साइकिल चलाने का मन कर रहा है, वो नहीं कर पाओगे, जो भी है। तो जो बच्चा दूर से आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, साइकिल उसके लिए बेस्ट है बेटा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, ठीक है, खाली हवा भरनी पड़ती है, ठीक है। तो मस्त रहो, खुश रहो। चलो बेटा, तो अपने क्या कहा, यानी इन एचसीपी यूनिट सेल, इन एचसीपी यूनिट सेल, इन एचसीपी यूनिट सेल atoms are present at corners, atoms are present at corners, atoms are present at corners, comma face center of hexagonal layer, atoms are present at corner, face centers of hexagonal layers, and body center of unit cell, and body center of unit cell, and body center of unit cell, एंड बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। आ गया समझ में। इसमें एटम कहाँ कहाँ होंगे बच्चों, जो हेक्सागोनल लेयर होती है उनके कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर और यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर, यानी बीच का जो पार्ट होता है उस पे एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, कैसे होता है बेटा, देखो बोर्ड भी अच्छे समझना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या होती है, अच्छे समझना। साथ साथ बेटा देखो बनाना चाहो तो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो पहले थोड़ा अच्छे समझ लो कैसे मैं बना रहा हूँ और कैसे आपको बनाना है। इधर ध्यान दो, ये समझ लेना। आप भी कसको ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मत करना, पेज ही फाड़ दो, ठीक है। चलो बेटा देखो, ये मैंने क्या कहा, जैसे हेक्सागोनल की कई सारी लेयर्स होती है। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है, एचसीपी यूनिट सेल के लिए अपने क्या कहा, इसमें जो यूनिट सेल होती है वो क्यूब की फॉर्म में ना होकर कैसे होती है बेटा, हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। ओके, हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। ये कैसे होता है, जैसे एक हेक्सागोनल लेयर ये होगी, दूसरी हेक्सागोनल लेयर ये है बच्चों। क्लियर, आपको ये जो बोर्ड भी ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लेयर ऐसे ना होकर क्या है, ऐसे बच्चों एक दूसरे के अपर और लोअर साइड में प्रेजेंट है। ओके ठीक है, अपने क्या कहा बच्चों, इसमें जो एटम होगा वो कहाँ कहाँ होता है, हेक्सागोनल के कॉर्नर पर होता है। तो ये लो बच्चों, हेक्सागोनल के कॉर्नर है। हेक्सागोनल का मतलब भी क्या होता है, 6 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर है। आ गया समझ में। तो हेक्सागोनल के कॉर्नर यानी इस लेयर के 6 कॉर्नर है, इन पे एटम होगा, इस लेयर के 6 एटम है, इन पर भी एटम होंगे। ये लो बच्चों, फिर क्या होंगे, इस लेयर के 6 एटम है, 6 कॉर्नर है, इन पर एटम हो गए। क्लियर है, ठीक है। एक मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल के फेस सेंटर यानी ऊपर वाला और ये नीचे वाला फेस सेंटर, और मैंने क्या कहा, बॉडी के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के सेंटर यानी ये जो दोनों के बीच का जो सेंटर पार्ट होता है, ये हो गया इसका बॉडी सेंटर पार्ट, और इस पर भी क्या होते हैं, 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके ठीक है बच्चों, देखो ये जो इसकी एज लेंथ है इसको मैं ए बोल रहा हूं, ये है बच्चों बी है। क्लियर, और ये जो दोनों के बीच की जो
परपेंडिकुलर लेंथ है ये है बेटा सी। क्लियर, ठीक है। ये जो एंगल है बेटा देखो, ये वाला अल्फा है, ये वाला जो एंगल है ये है बीटा, और ये वाला जो एंगल है ये है गामा। बच्चा कहेगा सर ये कैसे होता है? बिल्कुल बेटा बात करेंगे। देखो ये बताओ, दोनों लेयर के बीच में जो बॉडी सेंटर पार्ट है, दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस अगर सी है, तो ये बताओ जो बॉडी सेंटर पार्ट है, ये बताओ इसकी यहां से इस कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी? अरे c/2 होगी या नहीं होगी? ये जो दोनों के बीच में सेंटर पर एटम जो प्रेजेंट है वो तो हमें पता है बेटा, इस लेयर और इस लेयर दोनों के बीच के सेंटर में है या नहीं है? है बच्चों। तो दोनों के बीच की जो टोटल लेंथ होती है c, उसकी हाफ डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा? तो बॉडी सेंटर पर जो एटम है ये क्या होगा बेटा? c/2 डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो पहले तो इस बात को अच्छे समझो, प्रैक्टिकली समझो कैसे है क्या बेटा, अच्छे समझना कैसे होता है क्या होता है बच्चों। देखो सबसे पहली बात, इसलिए मैं कहता हूं बुक्स में क्या होता है डायग्राम 2D में आपको शो होगा, लेकिन हम बात किस में करते हैं? 3D में करते हैं। क्लियर है, तो आपको 3D में इमेजिन करना है कैसे करना है क्या करना। ओके, तो अच्छे से इमेजिन करना बेटा, समझना कैसे करना क्या करना। देखो एक्चुअल में क्या, ये जो लेयर मैंने बनाई है ये आपको कैसे ऐसे दिखाई दे रही है, बात समझ में आई? ये आपको लेयर कैसे दिखाई दे रही है? ऐसे दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये लेयर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अच्छे समझ लेना बेटा कैसे बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये जो लेयर मैंने ऊपर वाली लेयर बनाई है हेक्सागोनल लेयर, ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है बोर्ड पर, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ना होकर ये कैसे है? ऐसे। बेटा मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर, ये ऐसे ना होकर एक्चुअल में कैसे है? इस टाइप से है। ओके, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाली लेयर है बेटा, ये मैंने ऐसे बनाई है, बोर्ड पे ऐसी शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ना होकर ये कैसे है? ऐसे है। आ गया समझ में? यानी एक्चुअल में क्या होती है, जो दोनों लेयर होती है वो एक दूसरे के ऐसे प्रेजेंट होती है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर है, ठीक है। और ये जो मैंने सी बोला है, सी क्या बेटा? दोनों लेयर के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो क्या है? सी है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या कर रहा है? दोनों के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गया समझ में? यानी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जैसे ऊपर वाली लेयर हो गई, इधर ध्यान दो बेटा, ये ऊपर वाली लेयर हो गई, ये नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर हो गई, और ये जो मार्कर है ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ यानी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गया समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब एटम कैसे होते हैं बेटा? मैंने कहा जैसे ऊपर वाली जो हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली हेक्सागोनल लेयर है, इसके मान लो हेक्सागोनल क्या होते हैं? 6 कॉर्नर होते हैं। तो 6 कॉर्नर पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉर्नर पर 6 एटम हो गए। क्लियर है, ठीक है। फिर जो नीचे वाली लेयर है, इसके भी हमें पता है ये भी हेक्सागोनल फॉर्म में, इसके भी 6 कॉर्नर होंगे नहीं होंगे? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी कॉर्नर पर 6 एटम हो गए। आ गया समझ में? क्लियर है, इसका मतलब है 6 एटम इसके कॉर्नर पर, 6 एटम है इसके कॉर्नर पर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करें बॉडी सेंटर वाले, तो जैसे मान लो मार्कर की कैप मैंने यूज की है बच्चों, ये मेरे जैसे मेरी पाम है, ये एक लेयर हेक्सागोनल की अपर साइड वाली, ये लोअर साइड वाली लेयर है। ओके, ठीक है। दोनों लेयर के बीच में जैसे ये मार्कर की कैप रखी है बच्चों, देखो आपको दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है ना? अरे सोच रहा है क्या? दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे दोनों मेरे हाथ के बीच में के मार्कर की कैप जैसे रखी, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा होगा बेटा? तो मैंने क्या कहा, मार्कर की कैप जो रखी है वो क्या कर रहा है? 3 बॉडी सेंटर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों क्या होता है? दोनों हेक्सागोनल लेयर के सेंटर पार्ट में, दोनों के एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में? क्लियर बेटा यहां तक? ठीक है, इस टाइप से एटम का अरेंजमेंट होता है। तो मैंने क्या कहा, यानी ये हेक्सागोनल लेयर है, इसके कॉर्नर पर 6 एटम, नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर है, इसके कॉर्नर पर 6 एटम, दोनों के बीच में 3 बॉडी सेंटर एटम। आ गया समझ में? क्लियर है। फिर इस वाली लेयर के फेस के सेंटर पर, यानी यहां पर इसके सेंटर पर, ये एक साइड का फेस हो गया बच्चों। क्लियर है, इसके फेस सेंटर पर, और नीचे वाली लेयर के फेस सेंटर पर एक एक एटम इन दोनों के फेस सेंटर पर होता है बच्चों। आ गया समझ में? इस टाइप से एटम का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बात करें क्या आर्म की। मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल की एक जो आर्म है बेटा, ये क्या होगी? इसको ए बोलते हैं। ये क्या है? बी है बच्चों। और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ वाली है, इसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल की बात करते हैं तो बच्चों देखो एंगल कैसे होता है, अल्फा बीटा गामा, इस बात को समझना। सपोज करो ये जो हेक्सागोनल लेयर है, ओके, ये जो हेक्सागोनल लेयर है, इसकी इधर वाली आर्म को मैं ए बोल रहा हूं। आ गया समझ में? तो ए का क्या होगा? सी के साथ जो परपेंडिकुलर एंगल होगा, ठीक है, ए का क्या? सी के साथ। बच्चा कहेगा सर सी तो यहां पर है, हमने सी इसको तो बोला है, लेकिन ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सभी क्या है? सी ही है बच्चों। क्यों? आपको ये दिखाई दे रहा, बोर्ड पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सर ये वाली जो लेंथ है और ये वाली दोनों लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन बोर्ड पे शो हो रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये मार्कर है बेटा, दोनों पाम जैसे ऐसे एक दूसरे के क्या आमने सामने है बेटा। आ गया समझ में? ऐसा है तो मार्कर को मैं इस कॉर्नर पे ऐड करूं चाहे इधर वाले कॉर्नर पर ऐड करूं, ये बताओ इसकी डिस्टेंस या लेंथ सेम होगी या नहीं होगी? सेम होगी। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? हाँ, देखो बोर्ड पे जैसे बना ऐसे में बनाओ, जैसे मार्कर यहाँ पे जुड़ा है तो आपको ऐसे दिखाई देगा,
अब इस लेयर को मैं ऐसे बनाऊं तो मार्कर बच्चा कहेगा सर यहां तक आएगा क्या? नहीं, ये तो खाली बोर्ड पे ऐसे बना, इस वजह से लेंथ अलग अलग दिखाई दे रही है। बाकी जो मैंने डॉट की फॉर्म में जो लेंथ बनाई है बेटा सी, जो वो क्या है बच्चों, सभी के लिए इक्वल है। कौन सी? चाहे ये वाली और डॉट वाली, सभी क्या है? सी लेंथ है, जो दोनों लेयर के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो क्या कहेंगे, ये जो परपेंडिकुलर आर्म है बेटा, ठीक है, लेंथ है, ये क्या, इसका ए के साथ जो एंगल है, जैसे मान लो इधर वाली आर्म अगर ए हो गई, इधर ध्यान दो, ये इधर वाली मान लो ए मान रहा हूं, इसका जो सी के साथ एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा हो गया, 90 डिग्री होता है। यस और नो? अरे ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? मैंने कहा ऐसे दो लेयर है तो मार्कर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा दोनों के? तो इस वाले आर्म जो ए है इसके साथ जो एंगल होगा वो क्या हो गया? अल्फा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर है तो कितना होगा? 90 बेटा। क्लियर है? ठीक है। इधर वाली आर्म अगर बी है तो क्या होगा? इसके साथ जो एंगल होगा सी का वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा? इसको बीटा बोलेंगे। तो बच्चों देखो बीटा कौन सा है? बी का परपेंडिकुलर लेंथ यानी सी के साथ एंगल, ये भी क्या है? 90 है। क्लियर है? अब हेक्सागोनल जो होता है गामा, देखो बेटा कौन सा एंगल है, यानी दो जो हेक्सागोनल की खुद की जो दो आर्म होती है उनके बीच का एंगल। और हमें पता है हेक्सागोनल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 120 होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है? अरे सीधी सी बात है, स्क्वायर का क्या होता है? 90 होता है। वैसे हेक्सागोनल का कितना होता है बच्चों? 120 होता है। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अब तीनों में रिलेशन की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, ए और बी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू सी। आपको याद है बच्चों क्रिस्टल सिस्टम मैंने लिखाया था, उसमें मैंने बताया था दो आर्म दो एंगल क्या होना? सेम होना। और मैंने कहा था इसको अपन अलग से डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। क्लियर है? देखो बेटा इसमें दो आर्म ए और बी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बच्चा कहेगा सर इक्वल कहां दिखाई दे रहा है? ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये तो खाली बोर्ड पे ऐसा बना है। एक्चुअल में ये दोनों आर्म क्या होगी? इक्वल होगी। अपन इस बात को प्रूव भी करेंगे कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है? अभी ये ध्यान रखना, ए और बी दोनों क्या है? इक्वल है। और सी से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर? सी से डिफरेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अपन थोड़ी देर बाद इसको प्रूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है। एंगल की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, अल्फा बराबर बीटा, ये दोनों कितने होते हैं बेटा? 90 डिग्री। यस और नो? और गामा वाला कितना होता है? 120 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये सभी एटम्स है बच्चों। एटम्स कहां कहां है? ये मान लो ये वाला और ये वाला, ये सभी क्या है? एटम्स है इसके। आया समझ में? क्लियर है बच्चों? अब कौन सा एटम कितना पार्ट कवर करेगा तो इस बात को समझते हैं बच्चों। देखो कैसे, ये तो हमें पता फेस सेंटर है, फेस सेंटर वाला एटम कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? 1/2 पार्ट। यस और नो? और कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? 1/2। चेक करने के लिए इस यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट प्रेजेंट है, चेक करने के लिए पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो मतलब पूरे को ढक दो, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। जब हमें ये दिखाई देना बंद हो जाएगा इसका मतलब पूरा एटम कवर हो गया, मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? यानी पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए, पूरे एटम को कवर करने के लिए ऐसी कितनी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी वो चेक करते हैं बच्चों। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये हेक्सागोनल है, इधर ध्यान दो बेटा, ये हेक्सागोनल, इसके फेस के सेंटर पर एटम है। क्लियर है? जैसे ये मार्कर की कैप है, समझना ये हेक्सागोनल लेयर है, इसके फेस के सेंटर पर एटम है। ठीक है बच्चों? तो ये बताओ इसको कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा एक और हेक्सागोनल रख दूंगा। तो ये बताओ ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस और नो? यस और नो? दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या, पूरा एटम कवर हो गया। इसका मतलब पूरा एटम कवर हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, पूरा एटम कवर हो गया, यानी पूरे एटम का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक ये दो हेक्सागोनल लेयर को आपस में मिलाना पड़ा। यस और नो? दो हेक्सागोनल लेयर को मिलाने से पूरा एटम कवर हुआ, पूरे एटम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बताओ एक में इसका कितना पार्ट होगा बच्चों? एक में कितना पार्ट होगा? हाफ होगा बेटा, 1/2, 50%। इसमें 50% इसमें, दोनों को मिलाने पर क्या होगा? पूरा एटम बन जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, चाहे हेक्सागोनल लेयर हो चाहे स्क्वायर फॉर्म में लेयर हो, कैसी भी हो, फेस का सेंटर होगा वो ध्यान रखना बच्चों। उसको कवर करने के लिए दो ही स्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या होगा, एक में 50% ही होगा, सीधी सी बात है। इस टेबल के सेंटर पर मान लो कोई आपने स्पॉट बना दिया, कोई भी, वो उसको पूरा कवर करने के लिए क्या करोगे, सेंटर पे रखा है तो एक टेबल इसके ऊपर रख दो, पूरा कवर होगा नहीं होगा? दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो फेस का सेंटर जो होता है वो हमेशा 50% ही होगा, ये ध्यान रखना। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? तो क्या कहेंगे, ये तो 1/2 पार्ट होता है। क्लियर है? ठीक है। ये जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं ये कितना होता है बेटा? ये 1/6 पार्ट होता है। ओके? बच्चा कहेगा सर कैसे, एक्चुअल में क्या होता है सर? एक्चुअल में ये मान लो 120 का एंगल होता है, तो सर 3 एंगल बनाते ही 120 के 360 होगा नहीं होगा? तो 3 से क्या हो जाएगा, पूरा 360 का एंगल बन जाएगा। तो 3 होना चाहिए, लेकिन 6 कैसे होता है? तो बच्चों देखो कैसे होता है, समझना। सपोज करो जैसे आपने एक हेक्सागोनल लेयर बनाई है,
एक हेक्सागोनल लेयर आपने बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बना ली बच्चों, क्लियर। अब किसी एक एटम को हमें कवर करना है, सपोज करो जैसे इस एटम को हमें कवर करना है, ये एटम यूनिट सेल के अंदर कितना प्रेजेंट है ये हमें चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास ऐसी और भी कई सारी हेक्सागोनल लेयर लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, यस और नो, अरे लगाऊंगा बेटा, ठीक है। इसको कवर करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, ऐसे कई सारी हेक्सागोनल लेयर अपन लगाएंगे बच्चों, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा ऐसा बनना है लेकिन हेक्सागोनल शेप में ये बनता है बच्चों। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एटम है, ये एक एटम है बच्चों, देखो इसको कवर करने के लिए क्या करूंगा, इस आर्म के रेस्पेक्ट में एक हेक्सागोनल लेयर को चिपका देंगे, इस आर्म के रेस्पेक्ट में एक हेक्सागोनल लेयर को चिपका देंगे, ओके, ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर 3 हेक्सागोनल लेयर तो चिपका दी, मतलब टोटल 3 लेयर आपस में चिपक गई बेटा, ऐड हो गई, क्लियर। लेकिन ऊपर से कवर करने के लिए ये बताओ, इसके ऊपर हमें पता सामने ऊपर से दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अरे इस साइड से कवर हो गया, इस साइड से कवर हो गया, लेकिन ऊपर से शो हो रहा नहीं हो रहा। ऊपर से कवर करने के लिए एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 3 ऐसे हेक्सागोनल लेयर और रखेंगे या नहीं रखेंगे, यस और नो। मैंने क्या कहा, एटम को पूरा कवर कर दो, पूरा कवर कर दो, मतलब इसके आसपास ऊपर नीचे कहीं भी कई सारी ऐसी यूनिट सेल जोड़ दो ताकि वो कहीं से भी दिखाई ना दे, दिखाई ना दे मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन हो जाए, पूरा एटम कवर हो जाए, क्लियर। मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी इसके साइड में आप एक यूनिट सेल यहाँ ऐड कर दोगे, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल यहाँ ऐड कर दोगे, क्लियर है। लेकिन फिर भी ऊपर से दिखाई देगा नहीं देगा, ऊपर से दिखाई देगा बेटा। ऊपर से दिखाई देने के लिए उसके ऊपर क्या करोगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 3 ऐसी लेयर और रखनी पड़ेगी, यस और नो। इसका मतलब ये बताओ, इस एक कॉर्नर एटम को कवर करने के लिए मुझे टोटल कितनी लेयर का फॉर्मेशन रखनी पड़ी बेटा, अरे टोटल कितनी हेक्सागोनल लेयर यूज करनी पड़ी, 1 2 3, और इन तीनों के ऊपर एक एक और करना पड़ेगा, कितना हो गया 6, यानी 6 हेक्सागोनल लेयर से क्या होता है, एक कॉर्नर एटम पूरा कवर होगा। तो ये बताओ एक हेक्सागोनल लेयर यानी एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा इसका, 1/6 बेटा, आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और ये तो हमें पता है बेचारा सेंटर में है, तो सेंटर वाला कितना होता है, 1 पार्ट होता है, यस और नो। क्योंकि सेंटर में जो भी एटम होगा वो 100% यूनिट सेल के अंदर ही होता है। जैसे आप लोग क्या हो, क्लासरूम के अंदर बैठे हो, आप लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो क्या होगा, आपका 100% बॉडी पार्ट क्या इस क्लासरूम के अंदर ही है बच्चों। तो आप क्या कहोगे, आपका 100% बॉडी पार्ट क्या क्लासरूम के अंदर ही प्रेजेंट है, आ गया समझ में। आप क्या करेंगे, किसी बच्चे को खिड़की से बाहर लटका दे बेटा, आधा बाहर लटका दे बच्चों, लटका दे क्या, समझ गए क्या मेरे कहने का मतलब क्या है। किसी बच्चे को आधा खिड़की से बाहर लटका दे तो क्या होगा, उसका 50% पार्ट क्या क्लासरूम के बाहर है, 50% पार्ट क्लासरूम के अंदर है, आ गया समझ में। ये कंडीशन कौन सी है, फेस सेंटर वाली है। अरे समझ गया, लटका दे, जतिन खड़ा चलो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, यानी जैसे फेस सेंटर वाली कंडीशन तो कौन सी है, किसी बच्चे को 50% खिड़की से बाहर लटका दे तो इसका 50% पार्ट क्या होगा, क्लासरूम के बाहर है, 50% पार्ट क्या यानी यूनिट सेल या क्लासरूम के अंदर है, आ गया समझ में। ये तो कौन सी कंडीशन है, फेस सेंटर वाली है। लेकिन बॉडी के सेंटर पर रखा है, यानी जो स्ट्रक्चर आपने यूज किया है उसके सेंटर पर है, तो कॉमन सेंस है बेटा, उसका पूरा का पूरा पार्ट क्या है, यूनिट सेल के अंदर ही होगा, स्ट्रक्चर के अंदर ही होगा, आ गया समझ में। तो बॉडी सेंटर वाला हमेशा क्या करता है बेटा, 100% पार्ट यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो 100% यानी 1 पार्ट, आ गया समझ में, क्लियर है बच्चों। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, जैसे अपने कहा, अब मैंने क्या बोला था बच्चों, देखो 1 by 1 इस बात को समझते हैं। मैंने क्या बोला था अभी कि जो HCP में होता है बच्चों, HCP में क्या होता है, जो यूनिट सेल की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, हेक्सागोनल लैटिस के अकॉर्डिंग होती है, क्लियर। यानी ये क्यूब की फॉर्म में नहीं होती, कैसे होती है, ये हेक्सागोनल होती है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब अपन ने बात की तो मैंने क्या कहा, एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा था हेक्सागोनल के कॉर्नर और फेस सेंटर और यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब 1 by 1 डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट। ये बताओ बच्चों, HCP के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे, HCP के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे, HCP के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे, फटाफट फटाफट 18, फटाफट। प्रेक्षा फैसल तुम भी जवाब दे सकते हो बेटा, HCP यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए, देखते हैं। 17, चलो 15 के फेवर में कितने हैं, 11, जहां होते मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। 15 के फेवर में कितने हैं, 16, 18, 17, 17, बिल्कुल बेटा 17। तो क्या कहेंगे, सीधी सी बात है बच्चों, देखो ऊपर वाली हेक्सागोनल लेयर है,
6 इसके कॉर्नर एटम हो गए बेटा, क्लियर है। ठीक है, नीचे वाले हेक्सागोनल लेयर है, 6 कॉर्नर इसके हो गए, 6 + 6 कितने हो गए, 12 हो गए बेटा। दोनों के फेस सेंटर पर हो गए बेटा, एक इसके फेस सेंटर पर, एक इसके फेस सेंटर पर, कितने हो गए 14, और 3 क्या हो गए बेटा बॉडी सेंटर पर, तो कितने हो गए 17, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे अपन, लिख सकते हैं बेटा टोटल, यानी क्या लिखेंगे, टोटल 17 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCP यूनिट सेल, यानी HCP यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा, 17 चाहिए। आया समझ में, क्लियर है। ये तो पहला क्वेश्चन है। चलो अब आपसे बोला जाए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें बच्चों, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ये बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब किसकी बात कर रहा है, Z की बात कर रहा है, क्लियर है। Z कैसे कैलकुलेट करना है, देखो जो जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ी थी सभी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, कैसे करना है क्या करना, ओके ठीक है। ये बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बच्चों, बता सकते हो क्या, कितने होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। चलो 1 बाय 1 देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है एटम कहां कहां है, कॉर्नर पर है बच्चों। कॉर्नर वाला एक एटम कितना पार्ट होगा, 1/6। टोटल कितने एटम होंगे, टोटल कितने एटम होंगे 12 होंगे। वेरी गुड बेटा। देखो 6 इसके कॉर्नर पर, 6 इसके कॉर्नर पर, तो कॉर्नर एटम तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 12 हो गए टोटल, प्लस इसके अलावा कहां पर है, फेस के सेंटर पर है। फेस सेंटर वाला कितना होता है 1/2। टोटल कितने फेस सेंटर है 2 है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। प्लस हमें पता है बॉडी सेंटर वाला एटम कितना पार्ट होता है 1, और ऐसे टोटल कितने एटम है 3। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। तो क्या करेंगे, इससे अगर सोल्व करें तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये 3 हो गया। यानी फाइनली मैं क्या कहूंगा 2 + 1 + 3, इसका मतलब Z कितना आ गया बेटा, Z = 6 आ गया। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, यस और नो। यहां तक कोई डाउट, फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ और ये पॉइंट्स लिखो बेटा। होता है ये तो फिक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है इसका, ये स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है बेटा, ये आपने अपनी तरफ से नहीं बनाया, स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है।
होते हैं एटम क्या होंगे बेटा, अपर साइड और लोअर साइड फेस सेंटर पर होंगे। क्लियर। साइड वाली जो फेस होती है हमें जो दिखाई दे रही है उनके गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं होता। हमने जो बोर्ड पे डायग्राम बनाया जरूरी नहीं गैप इतना ही हो, हमें पता है तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है तो गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। ये प्रैक्टिकली है, अपनी मर्जी से नहीं बनाए कि यहाँ ऐसे होता वहाँ ऐसे होता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर होती है वही बच्चों स्ट्रक्चर है। ये आ गया समझ में, क्लियर है। चलो बेटा, तो ये अपने बात की बेटा कैसे होता है क्या होता है, देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये तो अपने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने जैसे बात की बेटा कैसे करना है क्या करना है। ओके चलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, या फिर अपन बात करें पैकिंग जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, दो चीजें अपने डिस्कस की है। ओके अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कैसे होगा। तो देखो बच्चों, बाकी की यूनिट सेल्स में जो जो प्रॉपर्टीज अपने वन बाय वन डिस्कस की थी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये क्या होता है वो क्या होता है, ये सभी अपन डिस्कस करेंगे। ओके तो कैसे करना है क्या करना है बेटा, समझना है इस चीज को। अगर आपसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमने समझा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोई एटम सेम डिस्टेंस वाले कितने नियरेस्ट नेबर एटम के कांटेक्ट में है, याद है ना। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर आपने एक ट्रिक बताई थी क्या, कि जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में आंसर दे दो। इसमें सर कौन से एटम के बेसिस पे मैं आंसर दूं, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें नेम में भले ही कोई खास रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन जिस एटम के रेस्पेक्ट में सबसे बेटर पैकिंग होती है, यानी जो एटम सबसे ज्यादा अदर एटम्स के कांटेक्ट में होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। ओके बच्चा कहेगा सर ऐसा कौन सा एटम है, तो ऐसा एटम होता है बेटा फेस सेंटर एटम। आ गया समझ में, फेस सेंटर एटम क्या होता है, सबसे ज्यादा एटम्स के कांटेक्ट में होता है, तो क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को कैसे करना है। एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो हेक्सागोनल की मैं एक लेयर बना रहा हूं, ये कौन सी लेयर है, नीचे वाली लेयर है बेटा। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे डायग्राम मैंने इसलिए नहीं मिटाया बेटा, ये बार बार काम आएगा, ध्यान रखना समझने के लिए। ओके कैसे होता है, देखो मैंने क्या ली है, ये एक लेयर मैंने यूज की है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इस एक लेयर का मैं फेस सेंटर एटम ले रहा हूं जिसके रेस्पेक्ट पे मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है। आ गया समझ में, ठीक, अच्छे समझते जाना। अब हमें पता है हेक्सागोनल के कॉर्नर्स पर एटम है या नहीं है बच्चों, हेक्सागोनल के कॉर्नर पर एटम है, हेक्सागोनल के कॉर्नर पर एटम है, तो ये वाला कॉर्नर एटम, ये वाला कॉर्नर एटम, ये वाला कॉर्नर एटम, 4, 5 और ये 6, ये क्या हो गए 6 कॉर्नर एटम हो गए। समझ में आया मैंने कैसे किया, क्लियर है। तो ये मैंने क्या किया, हर कॉर्नर पर अपने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। अब देखो बेटा, इस एटम के रेस्पेक्ट में अगर हमें आंसर देना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या होता है, चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर कितने एटम के कांटेक्ट में, चारों तरफ, इसका मतलब है ये तो हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले हो गए, क्लियर। ठीक है, अब बच्चों देखो ऊपर का जो बॉडी सेंटर एटम होता है ये भी क्या होगा, इससे सेम डिस्टेंस पर होता है, इसके कांटेक्ट में होता है, ये 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम हो गए बच्चों, क्लियर है। ठीक है, और हमें पता है यूनिट सेल में ऐसी कई सारी लेयर्स होती नहीं होती। ठीक है, ये तो नोट कर लिया ना आपने, ये बच्चों यहाँ से मिटा रहा हूं मैं। देखो यूनिट सेल में क्या होती है, ऐसी कई सारी लेयर्स अगर होती है बच्चों तो क्या होगा, जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, वैसे और भी नीचे कई सारी लेयर्स होगी, क्योंकि अपन तो एक्चुअल में क्या करते हैं, अरे छोटे से पार्ट की स्टडी करते हैं, एक छोटा सा पार्ट यानी यूनिट सेल, क्लियर। जैसे आपने अदर यूनिट सेल देखी थी, जैसे एफसीसी वाली देखी थी, तो एफसीसी वाला फेस सेंटर कितने के कांटेक्ट में होगा, तो उससे चिपकाकर अपने एक एफसीसी की यूनिट सेल और लगाई थी या नहीं लगाई थी, यस और नो। वैसे ही इसके नीचे क्या होगा बेटा, ये फेस सेंटर एटम, ये फेस सेंटर एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है, तो इसके नीचे क्या करेंगे, ऐसी एक और एचसीपी की लेयर लगाएंगे, ये एचसीपी की लेयर है, समझ रहे हो बेटा। इसका मतलब जैसे इस हेक्सागोनल और इस हेक्सागोनल लेयर के बीच में 3 बॉडी सेंटर एटम है, वैसे ही इन दोनों लेयर के बीच में भी क्या होगा, 3 बॉडी सेंटर एटम होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बेटा, यस और नो। तो बेटा क्या होगा, ये मैं 3 एटम जो बना रहा हूं वो क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर होती है उसके और इसके बीच के एटम होंगे, आ गया समझ में। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो फेस सेंटर एटम होता है वो क्या होता है, 6 तो कॉर्नर एटम से, और 3 अपर साइड के बॉडी सेंटर एटम, 3 क्या होगा लोअर साइड के बॉडी सेंटर एटम के क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होता है। ओके कैसे होता है बेटा, इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, कैसे अच्छे समझना, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे मान लो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया समझना अच्छे से, मैंने ये मार्कर यूज कर रहा हूं, समझना। इस मार्कर की मैं बात करूं, या मार्कर की कैप ले लो और इजी हो जाएगा। ये मार्कर की कैप है, ठीक है, ये कौन सा है, ये फेस सेंटर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मार्कर की कैप किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा,
फेस सेंटर एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। फेस सेंटर एटम कौन सा है? ये वाला फेस सेंटर एटम। आ गया समझ में? मेरी फिंगर को देखो बेटा, जैसे मेरी फिंगर इसके चारों तरफ है, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये तो 5 फिंगर है, ठीक है। आपने कहा 6 एटम होते, तो ये लो बेटा एक फिंगर और होगी। आ गया समझ में? तो मेरी फिंगर को आप समझ सकते हो बेटा, देखो कैसे मेरी फिंगर इस कैप के चारों तरफ इसे कवर कर रही, नहीं कर रही, एक दूसरे के टच में है या नहीं है? है बेटा। ऐसे ही क्या होगा, ये जो फेस सेंटर एटम होता है 6 हेक्सागोनल के कॉर्नर एटम इसके चारों तरफ ऐसे इसको कवर करते हैं। यस और नो? 6 तो ये हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 फिंगर टिप है बेटा, देखो इसको 3 एटम मानो। ये क्या है? नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम है। ये 3 नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम है, तो इनके ऊपर क्या होता है, ये बीच का सेंट्रल एटम रखा गया होता है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो फेस का सेंटर एटम होता है, फेस सेंटर, ये क्या होता है, नीचे के 3 जो बॉडी सेंटर एटम है इनके ऊपर रखा गया होता है, इनके कॉन्टेक्ट में होता है ऐसे। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। इसका मतलब इन 3 बॉडी सेंटर एटम के ऊपर फेस का सेंटर एटम रखा गया होता है, और 3 के ऊपर के जो बॉडी सेंटर एटम है, ये 3 दूसरे फिंगर टिप में ले रहा हूं बच्चों, ये 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम क्या होते हैं, इस एक फेस सेंटर एटम के ऊपर रखे गए होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? इसका मतलब ये जो एक फेस सेंटर एटम है, इसके नीचे भी क्या होते हैं, नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम इसके कॉन्टेक्ट में होते हैं, और ऊपर के भी 3 बॉडी सेंटर एटम इसके कॉन्टेक्ट में होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? ठीक है। और हमें पता है इसके चारों तरफ क्या होते हैं, 6 कॉर्नर एटम तो होते ही होते हैं। तो ये बताओ, ये जो एक फेस सेंटर एटम है टोटल कितने एटम के कांटेक्ट में आ गया? कितने एटम के कांटेक्ट में आ गया बेटा? 12 एटम के कांटेक्ट में आ गया। कैसे? 3 तो नीचे के बॉडी सेंटर एटम, 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम, और 6 इसके कॉर्नर एटम। समझ में आ गया? ऐसे इसको कवर करके रखते हैं। बात समझ में आ रही है? रोहित को डाउट बेटा? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? तो एक जो फेस सेंटर एटम होता है वो क्या होता है, टोटल 12 एटम के कांटेक्ट में होता है, 12 एटम से जुड़ा होता है। कौन से? 3 नीचे के बॉडी सेंटर एटम, 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम, और 6 क्या होते हैं, हेक्सागोनल के कॉर्नर एटम। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है। और ये डायग्राम जो अपन ने बनाया है, एक्चुअल में डायग्राम आपको ऐसे शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं होता। एक्चुअल डायग्राम कैसा होता है बेटा, वो समझना इस चीज को, कैसे मैं बना रहा हूं। देखो कैसे एक्चुअल में, देखो बेटा, जैसे मान लो ये एटम है, एक्चुअल डायग्राम कैसे होता है, पहली बात तो मैंने क्या बनाया, समझ रहे हो बच्चों? ये मैंने क्या बनाया, एक मैंने हेक्सागोनल लेयर बनाई है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया बच्चों? एक हेक्सागोनल लेयर बनाई है। कैसे? ये जो हेक्सागोनल लेयर है, इसमें क्या करना है बेटा, इधर ध्यान दो। ये तो क्या हो गया, इसका फेस सेंटर एटम हो गया। यस और नो? या तो फेस सेंटर एटम हो गया, और बाकी की देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम कौन से है, हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले एटम है। आ गया समझ में? इसका मतलब एक फेस सेंटर एटम के चारों तरफ क्या 6 तो ऐसे कॉर्नर वाले एटम इसे जुड़े गए होंगे, जैसे मैंने मार्कर की कैप और फिंगर वाला एग्जांपल दिया था। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही ये जो सेंटर एटम है बेटा, एक्चुअल में इसके चारों तरफ क्या होगा, रिंग की फॉर्म में क्या होता है, ये 6 कॉर्नर एटम इससे जुड़े होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ऐसे ऊपर और नीचे बॉडी सेंटर एटम की भी लेयर होती है। तो देखो बेटा, इसके ऊपर मैं एक लेयर और बना रहा हूं, तो 3 एटम जो होते हैं, 3 एटम इसके ऊपर जुड़े होते हैं बेटा। ऐसे आ गया समझ में? मैंने अलग लेयर बनाई है, इसको आप अपर साइड के बॉडी सेंटर एटम मान सकते हो या लोअर साइड के मान सकते हो। क्लियर है? ठीक है। इसके बच्चों देखो, अब बोर्ड पे क्या होगा, इसके नीचे की लेयर बना के दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 3D लिख रहा हूं। 3D का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे ऐसी और भी लेयर्स होती है। आ गया समझ में? जहां 3D आ जाए, ये डायग्राम आपको कैसे दिखाई दे रहा है, 2D में दिखाई दे रहा है बेटा। कैसे? ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। क्लियर? 3D लिख दिया, इसका मतलब आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे पीछे भी एक लेयर है। आ गया समझ में? इसका मतलब जैसे ऊपर लेयर है, वैसी वैसी क्या इसके पीछे लेयर और है। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये जो एक फेस सेंटर वाला एटम है, ये बताओ कितने एटम के कॉन्टेक्ट में हो गया? अरे 6 तो कॉर्नर एटम, हमें पता 3 जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, अपर साइड के बॉडी सेंटर एटम, और 3 वैसे वैसे क्या होंगे, नीचे के बॉडी सेंटर एटम। समझ में आ गया बेटा? तो ये जो कॉर्नर एटम फेस सेंटर एटम होता है, ये क्या होगा, सेम डिस्टेंस के कितने एटम के कॉन्टेक्ट में होगा, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर? को डाउट कैसे किया, यस और नो? क्लियर है? लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो। Face center atom of hexagonal layer, face centered atom of hexagonal layer, face centered atom of hexagonal layer, face centered atom of hexagonal layer,
सराउंडेड बाय 12 एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, सराउंडेड बाय 12 एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, surrounded by 12 atoms of same distance. So coordination number is 12. ये डायग्राम बना लो समझने के लिए फटाफट। बना लिए बच्चों, जान दे। चलो बेटा, तो ये अपने बात के कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एक चीज को समझ समझ के करना, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं बेटा, आगे डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड ए बी सी। मैंने क्या कहा? रिलेशन बिटवीन आर एंड ए बी सी। सभी प्रॉपर्टीज अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो यहां पर ये बताओ बच्चों, आर और ए बी सी का मतलब क्या है? आर और ए बी सी का मतलब क्या है? बिल्कुल बच्चों, ए बी सी तो क्या है? इसकी एक्सिस है बेटा, ठीक है। ए का है ए, दूसरी है एज लेंथ मान लो, एक्सिस मान लो ए बी और सी। क्लियर है? ठीक है। आर क्या है? आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, जिस एटम की अपन बात कर रहे हैं उसकी रेडियस। क्लियर है? चलो बेटा, समझना कैसे करना है, क्या करना। सबसे पहले देखो, आर का ए और बी के साथ रिलेशन देखते हैं कैसे करना, क्या करना है। जैसे मैं हेक्सागोनल की एक लेयर बना रहा हूं, ये अपने क्या किया? हेक्सागोनल की एक लेयर बना दी बच्चों। क्लियर है? अब हमें पता है हेक्सागोनल की एक लेयर में एटम कहाँ कहाँ होते हैं। ये बच्चों कॉर्नर पर एटम हो गया, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर, और एक इसके फेस सेंटर पर है। यस और नो? क्लियर है? अपन समझने के लिए ऐसे बनाते जरूर है बच्चों, लेकिन हमें पता है कंप्लीट एटम, साप्ता परमाणु कैसे होगा बेटा। हमें पता है कंप्लीट एटम अगर बनाए तो ये बताओ, ये वाला जो एटम होगा इस टाइप से होगा या नहीं होगा? यस और नो? होगा बेटा। ये वाला जो एटम होगा वो कैसे होगा? इस टाइप से होता है। क्लियर है? ये वाला एटम होगा वो कैसे होगा? इस टाइप से होगा बेटा। आपको याद, अभी हमने डायग्राम बनाया था, याद है ना? इसका मतलब जैसे मान लो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर वाला तो ऐसे होगा कंप्लीट एटम, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऐसे 6 कॉर्नर एटम एक दूसरे से चैन फॉर्म में जुड़े होते हैं। याद है ना? अभी मैंने डायग्राम बनाया था कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने के लिए, यहाँ जो डायग्राम बनाया था, याद है ना बच्चों? क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ, आर की टर्म में अगर बात करें तो इसकी रेडियस को मैं आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या हो गया? आर हो गया। ये वाली रेडियस भी कितनी? आर। ये वाली रेडियस भी कितनी? आर। यस और नो? अरे एटम की रेडियस आर ही तो होती है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? ए है या नहीं है? अरे है बच्चों। ये वाली एक्सिस देखो क्या है बेटा? ए है। क्लियर है? ये वाली जो एक्सिस है यहां से लेकर यहां तक की, ये बी है या नहीं है? अरे बी है या नहीं है? यहां से लेकर यहां तक ए, यहां से लेकर यहां तक क्या है? बी है। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, ए बराबर बी बराबर 2r है या नहीं है? यस और नो? ए और बी देखो बेटा, ए बी क्या होगा? r प्लस आर 2r होगा, बी भी क्या होगा? r प्लस आर क्या होगा? 2r होगा। यस और नो? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, r बराबर क्या होगा? a/2, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, b/2। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अरे बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलते तो हो ना?
यस और नो, बात समझ में आ गई। अपन ने कहा था इसमें दो एक्सिस क्या होती है, सेम होती है, ए और बी दोनों बराबर होती है। कैसे होती है समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा अब बात करते हैं किसकी, सी की। अब देखो एक्चुअल में सी के चक्कर में क्या है बेटा, देखो सी का आर के साथ क्या रिलेशन होता है बच्चा, देखो इस चीज को रटता कैसे है, लेकिन रटना तो है ही नहीं। अब समझना इस डायग्राम में मैं कैसे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो समझते जाना बेटा एक्चुअल में कैसे होगा क्या होगा, समझते जाना। इस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो ये जो मान लो फेस सेंटर एटम है, एक्चुअल में कंप्लीट एटम कैसे होगा, ऐसे होगा नहीं होगा, अरे कंप्लीट एटम कैसे होगा, ऐसे होगा पूरा पूरा एटम बेटा। ये वाला एटम है ये भी कैसे होगा, ऐसे होगा, क्लियर है, ठीक है। और ये जो फेस सेंटर एटम है, मान लो बॉडी के सेंटर पर एटम, इनको मैं ऐसे बना रहा हूं। बच्चा कहेगा सर एक एटम कहां गया, एक एटम इनके पीछे है। बात समझ में आई। जैसे मैंने क्या कहा, ऊपर वाली लेयर, इधर ध्यान, थप्पड़ नहीं मारा, इधर ध्यान दो, समझो बेटा मेरा कहने मतलब क्या, ऊपर वाली लेयर बेटा ऐसे है, बोर्ड भी ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में ऐसे होती है, समझ में आ गया। नीचे वाली लेयर ऐसे है, एक्चुअल में ऐसी नहीं है लेकिन एक्चुअल में ऐसे होती है, समझ में आ गया। वैसे ही बॉडी के सेंटर पर हमने तीन एटम ऐसे बनाए हैं, इधर ध्यान दो, एक्चुअल में तीन एटम ऐसे ना होकर कैसे होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक एटम जैसे मेरी फिंगर टिप को आप देख सकते हो, आपको दो फिंगर टिप दिखाई दे रहे, तीसरा फिंगर टिप क्या है, इनके पीछे। बच्चा कहेगा सर बीच में से दिखाई दे रहा है, ये लो बेटा एक्चुअल में ऐसे होते हैं, समझ में आ रहा है। दो फिंगर टिप दिखाई दे रहे, तीसरा कहां है, इनके पीछे। वैसे ही तीसरा बॉडी सेंटर एटम क्या होगा, इनके पीछे अरेंज होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बच्चे को बोले सी का आर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो बच्चा क्या कहेगा, बच्चा दिमाग क्या लगाता है, सर ने कहा था सी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है यानी सीधे से मैं कहूं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस है, यस और नो। अरे बच्चों ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस है वो सी के बराबर है या नहीं है बच्चों, क्लियर है। अब बच्चा क्या सोचेगा, देखो बच्चा कितना धुआंधार दिमाग लगाता है, मैथमेटिक्स लगाता है। बच्चा क्या सोचेगा, ये तो साप्ता परमाणु है, कंप्लीट एटम है, इसकी रेडियस आर हो जाएगी। अरे यहाँ से इसके सेंटर से इसकी सेंटर की डिस्टेंस लेनी है तो इस एटम का आधा पार्ट तो सेंटर के उस तरफ होगा नहीं होगा, वो तो अपने काम का नहीं है, क्लियर है। इस एटम का भी आधा पार्ट नीचे है, वो अपने काम का है क्या, नहीं, अपन को सेंटर से चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, इस एटम की रेडियस काम आ जाएगी आर, इस एटम की रेडियस आर काम में आ जाएगी। और ये तो बीच में पूरा एटम है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना हो गया, 2r हो गया, समझ में आ गया। तो बच्चा दिमाग क्या लगाता है, आर और 2r यानी कितना होना चाहिए, 4r के बराबर होना चाहिए, यस और नो। बच्चा नॉर्मल माइंड लगाता है, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये 4r नहीं होती बेटा, ओके। कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्यों नहीं होती, तो इस चीज को समझना बेटा। एक सिंपल सी बात बताओ, दोनों एटम की रेडियस अगर r है, दोनों एटम की रेडियस कितनी है, r है, तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, अरे 2r होगी नहीं होगी, ये वाली रेडियस भी r है, ये भी r है, तो ये कितना होगा, हमें पता है यहां से लेकर यहां तक 2r के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर है, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ठीक है, सभी एटम की रेडियस r है। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस 2r होगी या नहीं होगी, 2r होगी, 2r से कम होगी, 2r से ज्यादा होगी, दिमाग चलाओ, खाली दिमाग का खेल रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला है इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी r, 2r होगी, 2r से कम होगी, 2r से ज्यादा होगी, 2r से कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, पक्का। मेरे वही बात, फेस एक्सप्रेशन और वॉइस एक्सप्रेशन में मत जाना बेटा, अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। जतिन, प्रेक्षा, फैसल, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, मोबाइल रख के भाग गए क्या, रिप्लाई किया करो साथ साथ। हाँ, और आर होगी, 2r होगी पक्का, 2r से कम या ज्यादा, 23। बस मुझे सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक, मैं एंगल की बात ही नहीं कर रहा। जैसे मान लो, इधर ध्यान दो, ये बच्चा, इधर ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो ये बच्चा बैठा है, तुम बैठे हो, मैं ये डिस्टेंस वाली नहीं बोल रहा, खाली ये बताना 2r से कम या ज्यादा, खाली ये बताना है, 2r के बराबर, 2r से ज्यादा, 2r से कम,
कम होगी, पक्का श्योर? बिल्कुल बेटा कम होगी। एक्चुअल में क्या होगी, या 2r से कम होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे बेटा आप समझना इस चीज को। सपोज करो बेटा, देखो अब इसी वे में समझना। मेरी मान लो ये फिंगर की बात करें बेटा, ये मान लो इसकी डिस्टेंस है सपोज करो 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझना, इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इसके एग्जैक्ट अपर में क्या करूं, दूसरी फिंगर रख दूं सेम डिस्टेंस सेम लेंथ की, क्या होगा? तो ये बताओ अब यहां से लेकर इस एंड से इस एंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अरे ये तो समझ में आ गया है ना? क्लियर? अब मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट देखना बेटा, ये मान लो फिंगर है, बीच का जो फ्री पार्ट है इस पर मैं ऊपर वाली फिंगर रख रहा हूं। ये बताओ अब ये बताओ इस एंड से इस एंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, या उससे थोड़ी सी कम या उससे थोड़ी ज्यादा? से थोड़ी कम। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया बेटा? नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, इजी वे में समझना। देखो ये जो एटम है बेटा, ये तो क्या एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में है। आ गया समझ में? एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा बेटा, एक्चुअल में इसकी पूरी रेडियस इसकी भी पूरी रेडियस काम आएगी। समझ में आ रहा है? इस वजह से नो डाउट इसकी r तो 2r हो गया। क्लियर है? लेकिन ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है एक्चुअल में क्या होता है बेटा, खाली समझाने के लिए। अभी सी वाले कॉन्सेप्ट में तो आया ही नहीं है। अभी 2 लॉलीपॉप एग्जांपल दिए अभी तो मैंने खाली समझने के लिए। क्या एक्चुअल में ऐसी कंडीशन की बात करें तो मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। बच्चा क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे डिस्टेंस करेगा तो नो डाउट वो 2r हो सकता है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बस यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो हमें पता है अगर ये एटम एग्जैक्ट इस या इस एटम के ऊपर होता तब तो r+r होता, यस और नो। लेकिन हमें पता है ये एटम क्या होगा, इन दोनों एटम के बीच के फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस में है तो हमें पता पूरी कुछ थोड़ी बहुत रेडियस ओवरलैप होगी या नहीं होगी? ओवरलैप होगी नहीं होगी? जैसे मैंने कहा ये फिंगर 10 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब आप फिंगर को दोनों को ऐसे जोड़ दो तो ये बताओ 10 + 10 20 काउंट होगा क्या? 20 से थोड़ा कम होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि कुछ रेडियस या डिस्टेंस दोनों की कॉमनली ओवरलैप हो रही है। समझ में आ रहा है? वैसे ही बेटा क्या ये जो ऊपर वाला एटम है इसके एग्जैक्ट ऊपर प्रेजेंट नहीं है इन दोनों एटम में से किसी एक के, ये दोनों के फ्री स्पेस में, दोनों के फ्री स्पेस में। तो समझ सकते हो, प्रैक्टिकली समझ सकते हो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन है या नहीं है? यस और नो? ये एटम देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक की मैं मानूं, यहां से लेकर यहां तक दोनों के लिए कॉमन है या नहीं है? इसमें क्या होगा, इस वाले एटम की रेडियस भी आएगी, इस वाले एटम की रेडियस भी आएगी। यस और नो? रोहित बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऊपर वाला एटम क्या है, इन नीचे वाले एटम के बीच के फ्री स्पेस में है। और अगर फ्री स्पेस में एटम प्रेजेंट है इसका मतलब कंप्लीट 2r नहीं आएगा, 2r से थोड़ा सा कम होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं बना रहा हूं अपने सी वाली कंडीशन पे आना बेटा। सी वाली कंडीशन पे आना तो देखो मैं क्या बना रहा हूं बेटा, ये जो बॉडी सेंटर एटम है कहेगा सर ये तो 3 होते हैं ना बेटा, 2 एक इसके पीछे है, ऐसी वाली कंडीशन है। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूं, ऊपर वाला फेस सेंटर एटम बना रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा सी का मतलब ही क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। परपेंडिकुलर हाइट मतलब इस लेयर के सेंटर से इस लेयर के सेंटर की डिस्टेंस। आ गया समझ में? ठीक है, और ये मैं क्या बना रहा हूं, ये नीचे वाला फेस सेंटर एटम है। समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, आप भी क्या याद रखोगे, अपर साइड है, क्या लिख रहा हूं, अपर साइड फेस सेंटर्ड एटम। मैंने क्या कहा, अपर साइड फेस सेंटर्ड एटम हो गया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये है लोअर साइड, ये है लोअर साइड फेस सेंटर्ड एटम। ये लो बच्चों, ठीक है। और ये कौन से हो गए, ये 2 एटम कौन से हैं, ये कौन से हैं, बिल्कुल बेटा बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा इधर ध्यान दो। अब मुझे क्या चाहिए, इधर देखो बोर्ड पे देखते रहो खाली, मुझे सी चाहिए। तो सी क्या है बेटा, अपर साइड का जो फेस सेंटर एटम है और लोअर साइड का फेस सेंटर एटम है। यस और नो? अरे अपर साइड लोअर साइड के फेस सेंटर एटम के बीच की डिस्टेंस ही तो है, ये है या नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब इस एटम की रेडियस और ये बीच में 2 एटम पूरे हैं तो इनका डायमीटर काम आएगा 2r। यस और नो? और ये क्या होगा, नीचे वाले एटम की रेडियस काम आएगी। अब ये बताओ अपर साइड फेस सेंटर एटम लोअर साइड फेस सेंटर एटम बीच के डिस्टेंस 4r होगी या नहीं होगी? 4r होगी, 4r से लेस होगी, 4r से ग्रेटर होगी, 4r से लेस होगी, लवीश 4r से लेस होगी, इक्वल होगी, ग्रेटर होगी। रोहित कोई बात नहीं, आंसर रॉन्ग हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आना चाहिए। क्या होगी, 4r
लेस होगी पक्का, बिल्कुल बेटा यही वाली कंडीशन है जैसे मैंने बताया, समझ में आ गया। क्योंकि हमें पता है ऊपर और नीचे वाले जो फेस सेंटर एटम है वो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर वाले एटम के स्ट्रेट लाइन में नहीं होते बच्चों, इनके फ्री स्पेस में होते हैं। आ गया समझ में, इनके फ्री स्पेस में होते हैं तो कुछ रेडियस क्या होती है, ओवरलैप होती है। आ गया समझ में, क्लियर है, ओवरलैप मतलब दोनों के लिए कॉमन हो जाती है। आ गया समझ में। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, 4r ना होके क्या होती है, लेस देन 4r होती है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस क्या, लेस देन 4r, क्लियर। इसका मतलब देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, c इक्वल टू 4r, नो नॉट इक्वल टू 4r, c 4r नहीं होता। फिर बोला गया c लेस देन 4r ग्रेटर देन 4r, तो क्या होता है, लेस देन 4r, 4r से कुछ कम होती है, क्लियर। और एग्जैक्टली बात करें तो प्रैक्टिकली जब पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये आता है बेटा 4r मल्टीप्लाई बाई √2/3। समझ में आ गया, यस और नो। आप देख सकते हो बेटा √2/3 इसका रेशियो लोगे आप, फिर अंडर रूट करोगे तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो 4r को लेस देन 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 4r से कुछ कम आएगा, यस और नो। यही बात तो अपन ने कही है, c की वैल्यू क्या होती है, 4r से कुछ कम होती है। क्यों, एक्चुअल में एटम क्या होते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ना होकर बीच के फ्री स्पेस में होते हैं। और जब बीच के फ्री स्पेस में होते हैं तो दो एटम की रेडियस क्या होती है, कुछ ओवरलैप होती है, कुछ ओवरलैप होती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, 4r से थोड़ी सी कम आती है। समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं, एक एक चीज मैंने बताई है कैसे करना क्या करना, अब समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, कोई डाउट। ये अरे बेटा कितनी बर्बाद, हाँ हाँ ये तो खाली समझाने के लिए एटम दूर दूर बनाए हैं, एक्चुअल में एटम ऐसे थोड़ी होते हैं, एक्चुअल में एटम एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं बेटा। ये तो खाली समझाने के लिए अपन बना रहे हैं, ऐसे जहाँ पर जैसे डायग्राम जो बनाया था वैसा बना देता तो समझते कैसे, ये तो खाली समझने के लिए अपने डायग्राम को इनलार्ज करके बनाया। क्लियर है बेटा, चलो बेटा फटाफट छाप दो, छाप दो फटाफट। और ये जो जटिल संरचनाएं बनाई है ना आपको समझाने के लिए बनाई है, बना लेना, रिविजन करोगे बहुत काम आएगा। प्रेक्षा फैसल कोई जवाब नहीं है बेटा, क्लास से हटा दूं क्या, यस और नो। प्रेक्षा फैसल, यस सर, क्या करूं क्लास से हटा दूं, क्लास से हटाने पे बोला यस सर, क्लास से हटाने के लिए यस सर था ना। फैसल तू कहाँ गया, तो बीच में रिप्लाई करते रहा करो बेटा, पता चले क्लास अटेंड कर रहे हो। ये नहीं मोबाइल छोड़ के भाग जाओ। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, ठीक है।
चलो बेटा छाप दिए, रहने दे क्या? ये अपने बात की बेटा, देखो जो सी होती है, ए बी सी है, तीनों जो एक्सिस होती है, एज लेंथ होती है, इनका आर के साथ क्या रिलेशन होता है? जो जो मैं ब्लॉक करता जा रहा हूं बेटा, ब्लॉक कर लेना, ध्यान रखना, क्वेश्चंस में बार बार काम आएंगे। ओके चलो आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या कह रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी से एक बात बता बेटा, पीछे की यूनिट सेल जो अपने पढ़ी है उसमें तो अपन ने वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखा ही नहीं, इसमें क्या जरूरत पड़ गई? इसमें क्या जरूरत पड़ गई? पीछे तो अपन ने नहीं किया है, बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। कोई बात नहीं, कैसा भी आंसर हो। जतिन, रोहित, बता सकते हो बेटा? एरिया बात समझ में आ गई क्या? आंसर क्या बेटा? देखो पीछे की जो अलग अलग यूनिट सेल्स अपने पढ़ी थी वो सभी क्यूब की फॉर्म में थी, यस और नो? अरे सभी की स्ट्रक्चर क्यूबिकल थी या नहीं थी? और क्यूब का वॉल्यूम सीधा क्या होता है? तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई, तीनों एक्सिस सेम ही तो होती है, तो a मल्टीप्लाई बाई a सीधा क्या आ जाता है? a क्यूब आ जाता है, यस और नो? तो अलग से हमें ये बताओ वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चों, लेकिन इसमें हमें पता है तीनों एक्सिस सेम है क्या? नो बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है चलो देखो, एक्चुअल में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम के लिए क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। क्या कहा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, यस और नो? अरे होता नहीं होता? मैंने क्या कहा? वॉल्यूम, देखो इधर ध्यान दो, बेस का एरिया, एरिया क्या होता है? 2D में कवर पार्ट, ठीक है? और परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बताओ 3D आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे दो एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरिया आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, ये तो एरिया आ गया। तीसरी हाइट कौन सी है बेटा? ये वाली c। आ गया समझ में? आपसे बोले रूम का एरिया क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा? सर ये मल्टीप्लाई बाय ये। आ गया समझ में? मल्टीप्लाई बाय हाइट से और कर दो तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज बच्चों की तरह आपको बताई थी। 2D में कवर पार्ट होता है वो तो एरिया हो गया, और 3D के रेस्पेक्ट में कवर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करेंगे बेटा, समझना इस चीज को, बॉक्स से समझ लेना। कैसे? जैसे आपके बोले इस बॉक्स का एरिया क्या होगा, बॉक्स का एरिया क्या होगा, तो बच्चे के दिमाग में दो ही एक्सिस आनी चाहिए। सर ये वाली अगर ए है, अच्छे समझ लेना बेटा, ये वाली ए है तो ये वाली बी है। आ गया समझ में? फिर मैं बोलूं बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा? सर a मल्टीप्लाई बाय b से तो एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय c जो तीसरी वाली हाइट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यही बात तो मैंने बोली है, किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आपको चाहिए तो क्या करो? बेस जो है, एक नीचे वाली जो लेयर है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय जो परपेंडिकुलर हाइट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल 3D में कवर्ड पार्ट आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, देखो एरिया ऑफ बेस, ये बताओ यहां पर जो बेस है बेटा, देखो इसका मतलब V इक्वल टू, ये बताओ एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है बेटा? अरे ये जो हमें पता हेक्सागोनल लेयर है या नहीं है, इसका बेस कौन है? हेक्सागोनल लेयर है पूरी यूनिट सेल का। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या करेंगे? एरिया ऑफ हेक्सागोनल, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यानी इसका बेस कौन है? ये हेक्सागोनल लेयर है बच्चों, ये इसका बेस हो गया। आ गया समझ में? और इसकी परपेंडिकुलर हाइट बता सकते हो क्या होगी? c। अरे सीधी सी बात है, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? c। ये क्या हो गई? इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। आ गया समझ में? इसका मतलब बेस का एरिया, यानी एक हेक्सागोनल लेयर का एरिया कैलकुलेट करके c से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बताओ हमारे पास वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा? वॉल्यूम आ जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा, चलो तो बात करते हैं हेक्सागोनल के एरिया पर बात करते हैं बच्चों। देखो अच्छे से समझना, हटने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे से समझते जाना। चलो बेटा देखो, हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, अच्छे समझते जाना। कैसे? c की वैल्यू हमारे पास है, अगर हेक्सागोनल का एरिया आ जाए तो हेक्सागोनल के एरिया से मल्टीप्लाई करके c को वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, कैसे बेटा? देखो एक मैं ट्राइगोनल बना रहा हूं, समझते जाना। कैसे? इस टाइप के ट्राइगोनल बना रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं a, इसको मैं बोल रहा हूं b, और ये बीच का सेंटर क्या हो गया? o हो गया। क्लियर है बेटा? ये बताओ, इधर ध्यान दो, r की टर्म में a और o की डिस्टेंस कितनी होगी? r की टर्म में a और o की डिस्टेंस कितनी होगी?
हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। आर की टर्म में ए और ओ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ की डिस्टेंस, बिल्कुल बेटा वेरी गुड, 2r होगी। अरे सोच क्या रहे हो बावड़ो, हमें पता ये एटम होगा ये एटम होगा, कांटेक्ट में होंगे नहीं होंगे, मैंने यही तो किया बेटा। बात समझ में आई, इसकी रेडियस इस एटम की रेडियस इस एटम की रेडियस 2r हो गया, वेरी गुड ठीक है। ये बताओ आर की टर्म में यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, वेरी गुड, ये भी 2r होगी। इस पॉइंट को मैं बेटा P बोलूं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था AOB, फिर मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया दोनों के बीच की पॉइंट पर। बच्चों ये बताओ A और P की डिस्टेंस कितनी होगी r की टर्म में, अरे होगी बेटा, सीधी सी बात है, यानी बीच की डिस्टेंस पर है तो ये भी r तो ये भी r, समझ में आ गया। और जो O और P है इसको मैं बोल रहा हूं बेटा x बोल रहा हूं, आ गया समझ में, क्या बोल रहा हूं, x बोल रहा हूं, क्लियर है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, देखो फोर ट्राइगोनल AOP, इधर ध्यान दो बेटा, ट्राइगोनल AOP के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं बेटा। कैसे, A और P क्या हो गया, बेस हो गया, A और O क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो ये बताओ O और P परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, यस और नो, होगा बेटा। तो क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस बेस का स्क्वायर, यस और नो, समझ में आ गया। तो 4r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना आ गया, 3r स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट 3r, यस और नो। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3r। यहां तक समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। जहां डाउट हो बेटा वहीं रोक देना, आ गया समझ में, क्लियर, बोल देना सर थम जाओ, वहीं बता देंगे दोबारा कैसे हुआ क्या हुआ, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखो एरिया ऑफ है, समझ से जाना, एरिया ऑफ है ट्राइगोनल AOB, ट्राइगोनल AOB का एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो ये बताओ ट्राइगोनल का एरिया क्या होता है, इक्वल टू क्या करेंगे 1/2 एरिया। अरे एरिया कैसे करते हैं ट्राइगोनल का, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, करेंगे नहीं करेंगे। तो ये बताओ मैं बात कर रहा हूं AOB की बात कर रहा हूं, तो AOB का बेस कितना हो गया, 2r होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो क्या करेंगे 2r मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट कितनी है बेटा इसकी, x, समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, अगर इसकी वैल्यू पुट करें बच्चों तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसको 2 से 2 को उड़ा दे तो r मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3r, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3r स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कैसे किया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बात समझ में आ गई। इसका मतलब मेरे पास किसका एरिया आ गया बेटा, ट्राइगोनल AOB का एरिया आ गया, क्लियर, ठीक है। अब ये बताओ इस हेक्सागोनल लेयर में, ये बताओ जैसे मैंने एक ट्राइगोनल बनाया है AOB, ऐसे टोटल कितने ट्राइगोनल बन सकते हैं, 6 बन सकते, नहीं बन सकते। हेक्सागोनल के 6 एंगल भी सेम होते हैं, एंगल सेम होते हैं तो हमें पता आर्म अपने आप सेम हो गई, इक्वल हो गई, यस और नो। एक आर्म मैंने ली थी A और B, इससे मैंने सेंटर पॉइंट से मिलाकर एक ट्रायगोनल बनाया है जिसका एरिया ये आया है। अब मेरे पास 2 मेथड है बेटा, एक तो LKG UKG के बच्चों की तरह मैं क्या करूंगा, फिर इस वाली एक्सिस से एक ट्रायगोनल और बनाऊंगा ऐसे सेंटर से मिला के, फिर इससे बनाऊंगा, फिर इससे बनाऊंगा, फिर इससे बनाऊंगा, फिर इससे बनाऊंगा, ठीक है। फिर सभी का टोटल सम कर दूंगा, या फिर क्या थोड़ा सा वही बात है, इफेक्टिव माइंड काम में लेकर क्या करूंगा, एक ट्राइगोनल का जो एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात है। जैसे मैं इजी एग्जांपल देता हूं, आप चारों का वेट मान लो 50-50 kg है, ठीक है। तो क्या करूं, 50 + 50 मैं तो ऐड करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, 50 + 50 + 50 + 50। कैलकुलेटर को 4-5 बार मैंने सोल्व कर लिया कैलकुलेटर से। एक आइडिया क्या, बेसिकली थोड़ा सा वही स्मार्ट कैलकुलेशन करें तो 50 × 4 होगा, नहीं होगा, यस और नो, बात तो वही है ना। तो इसका मतलब है हमें पता है इस हेक्सागोनल में टोटल 6 लेयर होती है, 6 आर्म होती है बेटा। एक आर्म से एक ट्राइगोनल बन रहा है तो 6 आर्म से सेम कितने बनेंगे, 6 ट्राइगोनल बनेंगे। एक ट्राइगोनल का एरिया इतना आया तो टोटल हेक्सागोनल का एरिया कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई ये, यस और नो आएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, एरिया ऑफ हेक्सागोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या करेंगे बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइगोनल AOB, यस और नो। अरे ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, मैंने क्या कहा, 6 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइगोनल AOB। पूरे हेक्सागोनल का एरिया मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, एक जो ट्राइगोनल AOB का एरिया है उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस और नो, क्लियर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, एरिया ऑफ हेक्सागोनल इसको क्या लिखेंगे, 6, और हमें पता है एक ट्राइगोनल का कितना आया,
6√3r²। इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। आगे हम पैकिंग पढ़ेंगे, 2D पैकिंग, उसमें भी ये काम आएगा, ध्यान रखना। आ गया समझ में? जब भी मैं बोलूं बेटा, इधर ध्यान दो, जब भी मैं बोलूं क्या कि हेक्सागोनल का एरिया कितना होता है 6√3r², मैंने ब्लॉक क्यों किया, समझ में आ गया? ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। अब अपने पॉइंट पर आते हैं बच्चों, क्या करेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, V = एरिया ऑफ हेक्सागोनल। ये कितना आ गया बेटा, 6√3r² आया नहीं आया? आ गया बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 6√3r² मल्टीप्लाई बाई V कितना है बच्चों, 4r√2/3। यस और नो, क्लियर है? √3 से √3 को उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा, V = 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, 24। आगे क्या, √2, तो क्या लिखेंगे, 24√2 r² r क्या हो गया, r³, यानी क्या आ गया, 24√2 r³। समझ में आया बेटा कैसे किया? यस और नो? ठीक है, सीधा ऑप्शन में पूछते हैं HCP के लिए वॉल्यूम कितना होता है, कैसे करना, समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट बेटा? चलो एक पॉइंट और बता देता हूं बेटा, इधर ध्यान दो, फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं। इस स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, इधर ध्यान दो बेटा। एक पॉइंट और देख लेते हैं, कैसे, लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बेटा। इधर ध्यान दो, तो क्या करेंगे, यूनिट सेल के लिए अगर अपन बात करें तो इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी = Z मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 4/3 πr³ अपॉन क्या करते हैं, V मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो, होता है बेटा? ठीक है, हमें पता है HCP के लिए Z कितना होता है 6, एक चीज हमने कैलकुलेट की है। और V कितना होता है बच्चों, V होता है 24√2 r³। यस और नो, होता है बच्चों? नॉर्मली आपने देखा होगा बाकी की जो यूनिट सेल्स में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की, हम R को एक ही टर्म में कन्वर्ट करते हैं और V को भी a³ लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? इसका पर्पस क्या होता है, A से A कैंसिल आउट हो जाता है, फिर खाली मैथमेटिकल वैल्यूज बचती है, 4, 3, पाई, ये सब बचता है। इसको सोल्व करके हमारे पास डाटा आ जाता है, क्लियर है? यहाँ पे हमें R को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि V ऑलरेडी क्या है, R की टर्म में है, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज है उनको सोल्व कर ही सकते हैं। यस और नो, कर सकते हैं बेटा? तो देखो वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी Z की वैल्यू कितनी होती है 6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 4/3 πr³ अपॉन क्या करेंगे, V कितना 24√2 r³ मल्टीप्लाई बाई 100। R से R को उड़ा दो, बाकी को सोल्व कर ही सकते हो बेटा, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी आती है, ये भी सोल्व करने पर आता है 74% या 0.74। आ गया बच्चों समझ में, क्लियर है? ठीक है। और वैकेंट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, वैकेंट स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 74 यानी कितना आ जाएगा 26% या कितना आ जाएगा 0.26, ये इसका वैकेंट स्पेस आ गया, समझ में आ गया? तो ये मैंने कंप्लीट HCP यूनिट सेल के लिए एक एक पॉइंट बेटा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, कैसे करना क्या करना, कहीं भी रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आ गया समझ में? ये जो जो एक्सप्लेन किया अच्छे से समझना बेटा, अच्छे से रिवाइज करना, इसे क्लियर है? HCP के बच्चों काम करना, डेंसिटी क्वेश्चन मत करना, जहां जहां जो जो आपको बताया गया जाते हुए क्वेश्चन बैंक ले जाना कॉपी जी से, ठीक है? और यहाँ तक क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना, साथ साथ जो भी डाउट्स हो तो क्लास के बाद 5-10 मिनट रुक के अपने डाउट क्लियर करते जाना और साथ साथ शीट सोल्व करते रहना, ठीक है? जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो उसके नेक्स्ट डे तक आपकी पूरी शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद पूरी कॉपी को एक साथ वापस रिवाइज कर देना। प्रॉपर बच्चा ऐसा ही होता है, आगे समझ में, फॉर्मेलिटी नहीं करता, सर ने पढ़ा दिया मैंने पढ़ लिया काम खत्म, वो ये चीज समझता मुझे आया क्या, ठीक है? मुझे समझने के लिए एक बार और पढ़ना तो एक बार और करूंगा, फिर एक बार और करना तो फिर एक बार और करूंगा, जब तक वही बात तब फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि आंख बंद करके मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं, आंसर सही ऑप्शन बता सकता हूं, तब तक वो रुकता नहीं है। आ गया समझ में? मैक्सिमम बच्चे 50% क्यों रह जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं जबरदस्ती, सर ने पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया काम खत्म, मैंने सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सीखोगे कब, क्लास में अच्छे से समझना, घर जाके अच्छे से रिवाइज करना, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक दिया जाए उसको अटेम्प्ट करना, उसको सोल्व करना, क्या करना, जो डाउट्स है सर से डिस्कस करते हैं, सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो जो भी डाउट्स है साथ साथ सोल्व करते रहना। कोई डाउट्स है 5-10 मिनट क्लास का रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो फोन कॉल पे मैसेज पे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मीटिंग खत्म करते हैं, ठीक है बेटा? ओके बाय। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, ये तो कंप्लीट अपना, उसके बाद अपन अलग अलग यूनिट सेल एलिमेंट में कौन कौन सी होती है और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है बेटा, बाय।